एक बात समझो कि हम जब आपको बोले कि चलो चैलेंजेस बताओ, दिक्कत नहीं हो रहा है सोचने में, कितना 4 चैलेंज 5 चैलेंज इतना ही बता पाओगे ना। लेकिन अगर आपको ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में अब इसी को बोलते कि ठीक है अच्छा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताओ, ठीक है, आप खुद देखना हम जो आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं क्या आप जो बताए हैं उससे बेटर तरह से मार्क्स मिलेगा कि नहीं। सेम चीज लिखेंगे हम, पॉइंट्स अलग नहीं लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट्स अलग कहां से हम पैदा कर देंगे, ठीक है। तो आप समझिए चैलेंजेस का बात करें, देखो चैलेंजेस 3 लेवल पर बात कर सकते हैं, एक तो ग्लोबल लेवल पर बात कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा हम नेशनल लेवल पर बात कर सकते हैं, और तीसरा हम सबसे अंदर यानी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का भी बात कर सकते हैं। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो चैलेंजेस है इसको हम लिखेंगे कैसे एग्जाम में, इस बात पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे ग्लोबल लेवल, आपका जो अभी कंसर्न है कि ग्लोबल लेवल पर क्या चैलेंजेस डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझो कि हम करेंगे क्या, एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, ठीक है। दिस इज ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है। अब सब में हम चैलेंजेस नहीं लिख रहे हैं, आप उतना कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या बात की आपसे कि अपने देश में क्या क्या चैलेंज चल रहा है, ठीक है, यानी नेशनल लेवल चैलेंज, ठीक है, नेशनल चैलेंजेस। ऐसा नहीं कि यहीं पर रुक रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज बात कर सकते हो। चैलेंजेस समझ गए, तो इसमें भी नेशनल में क्यों छोड़े हैं, लिख ही देते हैं चैलेंजेस, ठीक है। यहां मतलब हम लोग का एक, देखो हम कोशिश क्या करेंगे एग्जाम में फाइनली कि हमारा कम टाइम लगे, ठीक है, लिखने में हमारा कम टाइम लगे और हम ज्यादा पॉइंट विथ एग्जांपल्स कवर करके सामने वाले को दे दें, ठीक है। मार्क्स तो उसी चीज का देने वाला है ना, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं इसका कि बेसिकली देखो पहले तो आप समझ गए हम 3 लेवल का चैलेंज का बात कर लिए, कौन कौन सा है, ग्लोबल, नेशनल और दिस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर। पहला चलो हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लेवल चैलेंजेस का। ग्लोबल चैलेंजेस यानी ग्लोबल लेवल पर चैलेंजेस क्या हो रहा है, पहला समझने का कोशिश करो। जैसे आईपीआर रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, आईपीआर रेस्ट्रिक्शन क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इसमें आप जानते हैं टीओटी एग्रीमेंट जो होता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में ही क्लॉजेस डाला रहता है कि दीज आर आईपीआर रेस्ट्रिक्शंस। इससे क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब कंपनीज जो है वो आईपीआर डाले हुए कि आप इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, ये मेरा पेटेंट राइट है, ठीक है, तो इसको आप बेसिकली आप नहीं कर सकते। तो ये पेटेंट कहीं ना कहीं अपने आप में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। डेवलप कंट्री के लिए अच्छा है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री जो अभी अभी ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली, उसके लिए इनका आईपीआर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। इनफैक्ट एक बात समझने का कोशिश करो, ये पहला पॉइंट था, चलो पहला पॉइंट हम आपसे बोले, क्या बोल रहे थे हम, आईपीआर, इसका फुल फॉर्म लिखने का जरूरत नहीं है, एग्जामिनर समझता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज आईपीआर रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ये पहला बात की। दूसरा समझे, ये मतलब दिस आर क्लॉज इन टीओटी, उतना लिखने का बात नहीं है, आईपीआर रेस्ट्रिक्शंस बात क्लियर है, समझ रहा है लोग, ठीक है। दूसरा देखो एक बात होता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑल्सो अफेक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरा बात समझ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑल्सो अफेक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं आपसे। अच्छा एक बात बताओ, थार्ड का नाम सुने हो और S400 का नाम सुने हो, ठीक है, दोनों बेस्ट है, ठीक है, मतलब हमारे पास S400 तो हम जरूर बोलते हैं बेस्ट है, थर्ड भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो ये एंटी मिसाइल यानी क्या है, दिस कोई भी मिसाइल अटैक हो रहा है तो उससे बचने के लिए S400 रशिया का है, थर्ड यूएसए का है, ठीक है। अब ये बताओ, ये दोनों में से दोनों क्या है, ये लोग कितना भी लड़ाई करे लेकिन इन लोग क्या करता है उसके बावजूद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करता ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को पता है कुछ डोमिनेंट कंट्रीज के पास है, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा ही नहीं। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जब 3-4 ऐसा कंट्री है या 2, अभी तुम 2 का ही एग्जांपल बोले। अच्छा एक बात बताओ, S400 का कंपैरिजन थर्ड से कर सकते हो क्या, और किसी से कर सकते हो क्या, अगर एग्जांपल है तो टाइप करो। तो बात मेरा समझ रहे हो ना, यू कैन कंपेयर द S400 विथ थर्ड, ठीक है, यू कैन नॉट कंपेयर विथ एनी अदर, ठीक है, किसी और के पास ऐसा है भी नहीं, समझ गए। गलती से भी आयरन डोम टाइप मत करना, ठीक है, पहले ही हम बोल दे रहे हैं, इजराइल का आयरन डोम मत टाइप कर देना, लोग उसी का नाम बोल देता है जनरली। बात समझने का कोशिश करो।
नहीं है जी, ठीक है, नहीं है, इन दोनों का कंपैरिजन करना आसान नहीं है, ठीक है। आयरन डोम शॉर्ट रेंज है जी, ठीक है, ये लोग काफी बड़ा दूर रेंज का बायस 400 किलोमीटर का, 600 किलोमीटर तो पहले डिटेक्ट कर लेता है, 400 किलोमीटर पर उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब समझ लो कि अब इसके बावजूद, ठीक है, इसके बाद ये लोग कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा नहीं करेगा, ठीक है, आपस में लड़ेगा, ठीक है, दिखाएगा कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किसी और को देना होगा तो दोनों में से कोई नहीं देगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अफेक्ट्स टीओटी। अब तो टीओटी बोल सकते हैं ना, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, ठीक है। एक ये हो गया। एक और बात समझने का कोशिश करो, 3 पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड रेजिम। क्या हम आपसे बोल रहे हैं? रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड रेजिम, यानी जैसे ये कुछ कंट्रीज मिलकर कुछ ग्रुप बना लेता है, जैसे एनएसजी का नाम आप सुने होंगे, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये एकमात्र एग्जांपल नहीं है, ढेर सारा है, एमटीसीआर भी है, दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, ठीक है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, वासेनार एग्रीमेंट है, ये कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड रेजिम होता है, यानी अगर तुम यहां साइन करोगे तब जाकर तुमको टेक्नोलॉजी मिलेगा, यानी नॉन मेंबर कंट्रीज को, समझने का कोशिश करो, नॉन मेंबर कंट्रीज को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ये लोग नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड रेजिम का बात करता है, रेस्ट्रिक्टिव ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड रेजिम्स का मतलब ही यही होता है कि बेसिकली नॉन मेंबर कंट्रीज को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। हाँ जी, चलो ठीक है। अच्छा एक बात, चलो वो सब डिस्कशन का कोई मतलब नहीं होता है। पाकिस्तान कितना बड़ा है जी? इतना सीरियस लेते क्यों हो? ठीक है, सीरियस लेना है तो चाइना को लिया करो, ठीक है। पाकिस्तान इतना कितना बड़ा है, समझने का कोशिश करो। आप अपना कंपैरिजन कर भी रहे हो तो किससे करने का कोशिश कर रहे हो, कि उसके पास है कि नहीं, उसके पास मतलब समझ रहे हो ना कि किस इकोनॉमी का किससे कंपैरिजन कर रहे हो। इफ यू रियली वांट टू कंपेयर विद द चाइना, नॉट विद द पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। इनका बेसिकली आप समझ रहे हैं एक यूपी जैसा कंट्री है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एक स्टेट से तुलना कर सकते हो उनको, नॉट लाइक कंट्री, ठीक है। चलिए उन सब बातों को रहने देते हैं यहां पर, ठीक है, वो कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं है हमारा। तो बात समझ गए ना कि हम आपसे बात किसका कर रहे हैं, दिस इज, हाँ एग्जैक्टली, इफ यू वांट टू कंपेयर, इसलिए आप एग्जांपल्स भी देखोगे तो हम जब भी आपसे बात करते हैं चाइना का एग्जांपल लेते हैं, व्हाई यू आर टेकिंग पाकिस्तान, ठीक है। छोटू सा कंट्री, आप नेपाल से तुलना करोगे, बांग्लादेश से तुलना करना चालू कर दोगे तो मत क्या करो, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। चलो वापस आ जाते हैं हम लोग टॉपिक। चलो पहला बात क्या कर रहे थे, ग्लोबल लेवल पर। अब आइए नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पर एक्चुअली में आप लोग जितना भी एग्जांपल्स कोट किए ना, जितना भी एग्जांपल्स कोट किए, आप नेशनल लेवल का एग्जांपल कोट किए। जैसे आप बात किसका कर रहे थे, दिस इज लैक ऑफ ये फंडिंग का, पैसा नहीं है ना। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन का भी बात किए, ये भी किसका है, दिस इज नेशनल लेवल का ही बात हो रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पॉलिसी का भी आप बात कर रहे थे कि मतलब दिस रोकता है, वही सब पॉइंट्स मेरे पास भी है, मेरे पास पॉइंट अलग से कहां से आएगा, ठीक है। तो समझने का कोशिश कीजिए, इसमें भी हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग पहला पॉइंट बोलते हैं लैक ऑफ पॉलिसी दैट इज सपोर्टिंग द इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है, गवर्नमेंट कितना भी पॉलिसी बनाएगा, हम लोग तो क्रिटिसाइज उस समय करेंगे ही ना जी, कि बेसिकली लैक ऑफ पॉलिसी से तभी तो इंडिजिनाइज नहीं हो पा रहा है। आप पॉलिसी, आप देखो ना, सोलर पैनल्स आज भी हम लोग चाइना डिपेंडेंट, मतलब सोलर पैनल्स जो हमारे पास आता है बहुत ज्यादा अभी भी सप्लाई चाइना का ही है, ठीक है। तो दैट इज पहला, देखो इसमें सोलर पैनल सिर्फ बोलना गलत होगा जी, काफी कुछ हम लोग दूसरे पे ही डिपेंडेंट हैं जो हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सपोर्टिंग इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज,
ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। बाकी कॉमन पॉइंट है जो जो आप बोल रहे थे, जैसे हम बोलेंगे पैसा नहीं तो लैक ऑफ फंडिंग, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, मतलब उस तरह का स्किल्ड पीपल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं उसको एक लाइन में अगर कवर करना हो तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आएगा ना, तो लैक ऑफ एक्सपर्टीज भी वर्ड यूज कर सकते हो। पहले से हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है जो उसको क्रिएट कर रहा हो, तो उसका भी बात कर सकते हो, ठीक है। एक ही साथ लिख दे रहे हैं, दैट इज लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, और भी ऐड कर सकते हो जी, ठीक है, लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस, पॉइंट्स और भी हो सकता है, लेकिन आप सोचो कि जब हम आपसे पूछे तो आप 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट मैक्सिमम पहुंच रहे हो, हम आपसे तो ज्यादा पहुंचते जा रहे हैं ना। अब इतना पॉइंट्स लिखने के बाद ऐसे भी एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट पाएगा। हम तो कहते हैं दो 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 तीनों में लिख दोगे ना, 2 पॉइंट इसमें 2 पॉइंट उसमें 2 पॉइंट इसमें, दैट इज मोर देन इनफ, इसके अलावा जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना। अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर चैलेंजेस को समझने का कोशिश करो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑटोनॉमी का बात कर सकते हो। जैसे अभी जो नवरत्न महारत्न का कंसेप्ट है वो उसी को ऑटोनॉमी देने का बात होता है। एक बात समझो, मान लो एक स्टील प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम काफी साल स्टील में काम किए हुए हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या आएगा। अब सोचो स्टील में कोक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कोक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मान लो कोक प्लांट लगाना थोड़ा कॉस्टली होता है, कोक ओवन प्लांट थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। अब कोई स्टील कंपनी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ द कोक फ्रॉम सम अदर कंट्री, ठीक है, अदर कंपनी और कंट्री, ठीक है, कंपनी ही मान लो बाहर से ले रहा है, लेकिन किसी कारण से उसके पास फंडिंग नहीं है, या किसी कारण से वो कंपनी बेसिकली मतलब दिक्कत कर दिया, या सप्लाई उसके पास नहीं आ पाया, तो उसके कारण आपका पूरा प्रोडक्शन हैम्पर होगा कि नहीं। इसका मतलब अगर हम बड़ी कंपनी है और हमारे पास कैपेबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या है, उनको अपना कोक प्लांट रखना चाहिए। तो इसी के लिए क्या करता है, इन कंपनीज को थोड़ा सा ऑथोरिटी दिया जाता है। वही कंसेप्ट चलता है जो रत्न वाला है, महारत्न और रत्न, ये सब का जो बात करते हो वो उनका ऑटोनॉमी का ही बात करता है। तो पहले तो कंपनीज के पास ये ऑटोनॉमी नहीं है कि वो किस चीज के लिए कितना खर्चा करेंगे, ठीक है। तो बस बेसिकली पहला बात कर रहे हैं लैक ऑफ ऑटोनॉमी, ये तो आप समझ गए। दूसरा आप बात कर सकते हो, जैसे ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है, जो आप शायद लिखे भी थे, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक डिले अप्रूवल प्रोसेस में। इसका ढेर सारा एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। मंडल डैम का नाम सुने हो, झारखंड में जो है, ठीक है। इसमें आज से प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, ये काफी पुराना प्रोजेक्ट है, 83-84 से चल रहा है। जब जब गवर्नमेंट चेंज होता है, कुछ कुछ करता है, फिर रुक जाता है, ठीक है, फिर फंडिंग करता है, फिर रुक जाता है। ब्यूरोक्रेटिक डिले में काफी ज्यादा कॉस्ट, मतलब जितना भी अगर प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस करना चालू करो तो इंडिया में बहुत सारा प्रोजेक्ट रुका हुआ सा है। क्यों रुका है, मान लो थोड़ा सा एग्जांपल से समझो कि मान लो 1000 करोड़ का जरूरत था, ठीक है। अब प्रोजेक्ट का अप्रूवल 1000 करोड़ का हुआ है और उसमें खर्चा हो रहा है मान लो 1100 करोड़, ठीक है। अब इसको 100 करोड़ के लिए वापस अप्रूवल में भेजना होगा, फिर मान लो ब्यूरोक्रेटिक डिले हो गया, ठीक है, 6 महीना डिले हुआ। 6 महीने में बारिश वारिश हुआ, कुछ सामान जो बाहर रखा हुआ था वो सब खराब हो गया, आपको दोबारा 50 करोड़ और ऐड करना है, ठीक है, यानी फिर से आप अप्रूवल के लिए भेजोगे। इस प्रोसेस में क्या हो जाता है कि दिस अप्रूवल प्रोसेस डिले होने के कारण हमारा प्रोजेक्ट ही डिले हो जाता है। समझ में आया? यानी वी कैन से डिले इन द अप्रूवल प्रोसेस। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट होता है एट्रिशन ऑफ साइंटिस्ट। एट्रिशन ऑफ साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिस्ट। मतलब हम लोग साइंटिस्ट को शायद उनके अप्रूवल के लिए, मतलब जो काम कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपरली उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए भी बोलते हैं। एक्चुअली में देखो ना, ये बात आप समझते भी हो, बस मानते कि नहीं हो। साइंटिस्ट लिखा हुआ समझ जाओगे ना यहाँ पे, एट्रिशन ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। एक्चुअली में देखो, बात समझने का कोशिश करो। बहुत सारे इसमें देखोगे,
नोबेल प्राइज विनर का ही बात कर लेते हैं, ठीक है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कहां कर रहे हो ज्यादा, और अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसको डिले, मतलब उसको दिक्कत आता है, ठीक है। अब एक भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी नोबेल प्राइज विनर जानते हो, बाहर से ही जानते हो। इनफैक्ट जो इंडियंस भी हैं वो बाहर में ही मतलब गए हैं, तभी उनको मिला भी है, ठीक है। यानी ये शायद इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर हम लोग दे ही नहीं पा रहे हैं, यानी साइंटिस्ट को जो रिकॉग्नाइज करना चाहिए वो नहीं कर पाते। जैसे बाहर में देखोगे तो एक एक प्रॉपर लैब उनके नाम पर होता है कि भाई ये आपके काम करने के लिए है, ठीक है। और गवर्नमेंट उसमें काफी अच्छा फंडिंग भी करता है, तो वहां रिजल्ट्स भी दिखता है, ठीक है। इसलिए अब देखो कि कोई यूनिवर्सिटीज ये सब में ही देखो, एक एक स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड की सब का बात करना चालू कर दोगे तो एक एक यूनिवर्सिटी में इतना नोबेल प्राइज विनर है जितना हमारे पूरे कंट्री में नहीं है, ठीक है। इतना नहीं, इससे काफी कंपेरेटिवली ज्यादा है वो, समझ गए। तो ये सब हो रहा होता है, कोई दिक्कत है तो समझ गए ना कि यही चैलेंज जो आप पॉइंट्स में बोल रहे थे। अब देखो इसको गिनोगे तो लगभग 10 पॉइंट का हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पूरा कंसेप्ट है कि हाँ ठीक है, दिस इज ग्लोबल इशूज। उसके बाद ये नेशनल लेवल पर बात किया और फिर नीचे तक आकर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर बात किया। उस तरह से डिफाइन करके, डिवाइड करके हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, देखो बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था, आप लिखिए, हम कितना इसमें टाइप करेंगे, आप लिखिए अपने क्वेश्चन लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन कंटेक्स्ट?